बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से YouTube चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको कराएंगे कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड सभी कंसेप्ट के और सभी टाइप के न्यूमेरिकल। आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 मतलब इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी इसके न्यूमेरिकल बेस्ड ही होने वाला है कूलॉम्स लॉ पर। तो बेटे हम आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे वो नीट लेवल हो, चाहे वो IIT JEE मेंस लेवल हो या एडवांस लेवल हो, किसी भी कंसेप्ट को हम स्किप नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे हैं। सभी चीजों को आपको कराया जा रहा है, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा भी हो जाता है और बेटे थोड़े से लेक्चर के नंबर भी बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो आप सभी चीजों को अच्छे से समझें और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम्स लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम आपको सोचेंगे और करके देंगे। स्टार्ट करते हैं बातें ना करते हुए आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर को करने से पहले एक बात और बच्चों, जो बच्चे लेक्चर ये आज का लेक्चर देख रहे हैं, इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले वो प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 जरूर देख के आए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है। न्यूमेरिकल तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको कंसेप्ट और थ्योरी क्लियर होगी। तो जिन बच्चों को लेक्चर नंबर 5 देखना है वो इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 देखकर आए। यूट्यूब पर टाइप करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। चलिए बच्चों, बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको रिकैप कर देते हैं बेटे, थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का शॉर्ट में बता देते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर इन शॉर्ट, उसमें हमने आपको कूलॉम्स लॉ बताया था बच्चा। कूलॉम्स लॉ में क्या था बच्चों? कूलॉम्स लॉ में क्या था? कूलॉम्स लॉ में यह बताया गया था कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव मान लीजिए, हो सकता है बेटे अपोजिट नेचर के हो सकते हैं, सेम नेचर के हो। हमने दोनों चार्जों को अपोजिट नेचर सेम नेचर का मान लिया। पहले को Q1 प्लस मान लिया और दूसरे को Q2 प्लस मान लिया, और दोनों के बीच के सेपरेशन को हमने कंसीडर कर दिया स्मॉल r है, d भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्शन। और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन। अब क्या हुआ, दोनों सेम नेचर के हैं तो कैसा फोर्स लगने वाला है? रिपल्सन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो कौन सा होगा? रिपल्सन होगा। ये क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर भेजेगा, धक्का देगा इसे, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, मतलब इसका सब मैंने पहले लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया है। और इसका मतलब हुआ फोर्स 1 2, इसका मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब दोनों देखिए क्या है, पहला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है। जो फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम्स ने बताया था वो K = इसे बाद में लिखेंगे बेटे, अब समझ लीजिए। जितना फोर्स पहला दूसरे चार्ज पर लगाता है, दूसरा भी उतना पहले चार्ज पर लगाता है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। ये पहले लेक्चर में हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है वेक्टर फॉर्मेशन में। जो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेशन है हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो दोनों फोर्स बराबर होने वाले हैं, यस नो? अपोजिट में है तो बेटा डायरेक्शन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। अगर मैं इन्हीं फोर्स के मैग्नीट्यूड को ले लूं, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब मोड लगा दीजिए, माइनस साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मोड होता है, मॉडुलस जो होता है वो नेगेटिव का भी पॉजिटिव कर देता है, याद रखेंगे। अगर कहीं x का मोड है तो इसका मतलब भी x है, और -x का मोड है इसका मतलब भी x है। ये सब 11th क्लास में आपको बता दिया गया है, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। क्लियर? तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मतलब माइनस साइन नहीं होगा। इजिकल्स टू कितना मान लो बेटा? f, इसे हमने कर लिया कंसीडर। मान लिया बेटा कि f के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम क्या बताया था कूलॉम्स ने? कूलॉम्स ने बताया था कि चाहे तो फोर्स 1 का 2 पर हो या 2 का 1 पर हो। बेटे इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन है इसका मतलब है कि जब आप मॉडुलस हटाएंगे तो वेक्टर गायब हो जाएगा। मतलब इसका मतलब F12 = F21 = F।
मॉडुलस वेक्टर को गायब कर देता है। मॉडुलस का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। देखिए जब तक इसके पास एरो है तभी तक डायरेक्शन है, सब चीजें हमने पहले आपको बता दी। इज इक्वल टू एफ के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर के क्या था बच्चों? के इसको कहते थे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसे क्या कह देते थे आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कह देते थे, या आप इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह देते थे। क्या कह देते बेटे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसके साथ साथ इसको आप कूलम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हो। के जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। अब समझिए कैसे करता है। इफ बोथ चार्ज प्लेस्ड एनी मीडियम, मान लीजिए दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे, कोई भी मीडियम हो सकता है बच्चों, कोई भी, कुछ भी, हर मीडियम के लिए के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो यहां अगर ऐसा है तो के को आप लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। एप्सिलॉन नॉट एम क्या है? यह बेटे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ना तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ज्यादा कुछ बताया, ना ही मैं अब बताने जा रहा हूं। आपको बताया कि परमिटिविटी के ऊपर एक लेक्चर अलग से बनाया जाएगा, वो 2 या 3 लेक्चर के बाद आपको मिल जाने वाला है। और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एम की, एप्सिलॉन 0 नॉट इनटू आर, ये क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, सॉरी, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं बेटे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचे आप, केवल इतना ध्यान रखें। तो अगर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया। दूसरा कंडीशन समझिए। दूसरा केस क्या है? इफ, हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या हो गया? फोर्स इन मीडियम क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मन में कोई डाउट? दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ बोथ चार्ज प्लेस्ड इन एयर हो, वैक्यूम हो, या फ्री स्पेस हो, तो के की जो वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। अभी आपको केवल इतना रिमेंबर रखना है, और जब परमिटिविटी का चैप्टर लेक्चर आएगा तो वहां आपको सब चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया? एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। कितनी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। याद रखेंगे इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया। अब आपको एक फॉर्मूला और रिमेंबर रखना है कि चार्ज ऑन ए बॉडी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। प्लस माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होने वाली है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ? ये सब चीजें मैंने आपको जो पहले पढ़ाई इस लेक्चर में यूज होने वाली है वो मैंने आपको बता दी। नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी नोट कीजिए बच्चों। हो गया? चलिए बच्चों,
अब हम आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, इजी से हार्ड की तरफ करेंगे। पहले हम आपको बेसिक न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद थोड़े से हार्ड और फिर थोड़े से और हार्ड। जो दो लेक्चर रेगुलर, लेक्चर नंबर 5 तो आज है और लेक्चर नंबर 6, दोनों ही लेक्चर न्यूमेरिकल पर होने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉरी कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इसी सा। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस located at distance 1 मीटर। आपको क्या करना है, मिनिमम फोर्स निकालना है। किसके बीच में, दो चार्जों के बीच में। और वो कहां पर लोकेटेड हो बेटे, वो जो लोकेटेड हो वो कहां पर हो बेटे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे हो। तो सबसे पहली बात तो देखिए, समझिए बेटे कंसेप्ट को। आपसे क्या मालूम क्या है, फॉर, सबसे पहली बात समझिए, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके फॉर्मूले से निकलता है, कूलम्ब्स लॉ से निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या, सॉरी बच्चा यार राइटिंग थोड़ी है ऐसे ही, एफ ई इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया आपको कि कहां रखे, एयर में है या किसी मीडियम में है। तो जब आपको कुछ नहीं दे रखा हो, जब आपको कुछ कोई मीडियम ना दे रखा हो, तो समझ लीजिएगा एयर ही है। और अगर कोई वो मीडियम देंगे तो आपको एप्सिलॉन नॉट एम की वैल्यू देंगे। वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन एयर वाले ही है, एयर हो, वैक्यूम हो या फ्री स्पेस। जब किसी मीडियम का जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है, एयर या वैक्यूम है। चलिए, तो क्या होगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, इसकी वैल्यू को कैसा करना है, मिनिमम करना है। देखिए ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। आर कांस्टेंट दे दिया 1 मीटर, 1 मीटर दे दिया। तो एफ डिपेंड किस पे करा, Q1 Q2 पर। Q1 Q2 जिसके लिए मिनिमम होंगे, फोर्स भी उसके लिए मिनिमम होगा। Q1 का मतलब पहली बॉडी का चार्ज, Q2 का मतलब दूसरी बॉडी का चार्ज। तो मिनिमम चार्ज जहां होगा, फोर्स वहीं तो मिनिमम होगा। अब मिनिमम जो चार्ज होता है वो आपको बताया था क्या कहलाता है, फंडामेंटल चार्ज। तो क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम Fe चार्ज, फॉर मिनिमम Fe बोथ चार्ज आल्सो मिनिमम। मिनिमम चार्ज कौन से होते हैं, मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। ये बेटे आपको बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, सॉरी लेक्चर नंबर सेकंड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर सेकंड टाइप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर सेकंड को टाइप करेंगे आप यूट्यूब पर, तो आपको वहां मिलेगा फंडामेंटल चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज का सिंबल होता है क्या, ई। तो इसका मतलब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों ई होने वाले हैं। और वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, और डिस्टेंस बिटवीन आर इज इक्वल टू, ये क्या निकालना है आपको, एफ ई। तो नॉर्मल सी बात है, एफ ई कैसा बेटा, मिनिमम, मतलब स्मॉलेस्ट। क्या हुआ, 1/4πε0, इसकी वैल्यू भी ई और इसकी वैल्यू भी ई, और बीच की डिस्टेंस 1। बोलिए भाई सेपरेशन कितना है, 1 है। अब देखिए इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और बेटे Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻19 है, अपॉन 1 का स्क्वायर। बेटे कैलकुलेशन आप कर लेंगे यार, ये तो हलवा चीज है बिल्कुल। ओके हुआ, तो ये क्वेश्चन को नोट कीजिए फटाफट, और इससे आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको करा दिया, अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। मन में कोई डाउट हो तो बताइएगा। चलिए बच्चों, हो गया बेटे। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन इतनी देर में आपके लिए लिख दिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, सॉरी बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ध्यान से पढ़िए। देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो कहना क्या चाह रहा है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन को आपने ध्यान से, जब आपको पता ही नहीं होगा यार करना क्या है, तो फिर क्या क्या करेंगे उसमें, फिर तो आप इधर उधर भागते फिरेंगे। देखिए क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपके पास दो स्फीयर है, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज है 0.8 माइक्रोकूलम। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई पहला चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, यार याद होगा माइक्रोकूलम में नहीं लेते, और आपको पता होगा कि 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 कूलम होते हैं। तो कन्वर्ट कर लिया कूलम में, बेसिक यूनिट, क्लियर। इसी टाइप से दूसरा जो चार्ज है माइनस के 0.8 माइक्रोकूलम है, इसका मतलब माइनस के 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। यार दोनों अपोजिट नेचर के, पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो इसका मतलब क्लियर हो कि फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन होगा। Fe कैसा होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, Fe कैसा होने वाला है, Fe कैसा होने वाला है, अट्रैक्शन। अट्रैक्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अब क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन दे दिया। फर्स्ट पार्ट में आपसे मालूम करते हैं सेपरेशन। क्या करते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ टू स्फीयर। तो डिस्टेंस का मतलब आर, जल्दी बोलिए, डिस्टेंस का मतलब क्या मालूम किया है आपसे, आर मालूम किया है। कुछ नहीं करना यार, कूलम्ब्स लॉ लगा दो। देखिए ए पार्ट यूजिंग कूलम्ब्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर दे दिया, इसमें क्वेश्चन में तो एयर दे दिया, बट ना भी दिया हो तो बेटा आपको एयर मानना है। अगर कोई मीडियम दिया होगा तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन m की वैल्यू वो देंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू देंगे, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, आर की, तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई से आर को इधर ले जाए स्क्वायर को, और इसे इधर ले आए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर को इधर ले आए बेटा, F इधर आ गया। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू कितनी बेटे 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और 0. देखिए जो चार्ज की वैल्यू है विदाउट साइन रखनी है, साइन से केवल ये क्लियर हो जाता है कि फोर्स अगर सेम नेचर है तो कैसे है, रिपल्सन फोर्स है, और अपोजिट नेचर है तो कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन है। तो जब फॉर्मूले में वह वैल्यू रखेंगे चार्ज की तो विदाउट साइन रखने वाले हैं, विदाउट साइन रखने वाले हैं, बिना साइन के रखेंगे। एफ की वैल्यू बेटे 0.2। अब समझिए बच्चों, डेसिमल से डेसिमल गायब हुआ, कितने टाइम्स गया, 4 4 जा 16, और 16 9 जा कितने हो गए बेटे, अकॉर्डिंग टू मी 144। डेसिमल कितने पॉइंट बाद, 1 पॉइंट बाद। समझ में आई इतनी बात। -6 ये रहा और -12 हो गया, जल्दी बोलिए। -6 ये रहा बेटा और -6, देखिए जब सेम क्वांटिटी की मल्टीप्लाई होती है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो ये हो गया 10 टू द पावर 9 और इंटू 10 टू द पावर -12। यार 9 में से 12 के तो कितने बचे बेटे, 10 टू द पावर -3। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपके पास आर स्क्वायर आया, तो अगर हम बच्चों इसको हटाना चाहें तो ये आएगा 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी 4। यार ऐसे समझ में, ऐसे देख लो 14.4 इंटू 10 टू द पावर 3 को अगर हम यहां से ले जाएं, डेसिमल हटाएं तो कितना आया, 10। जल्दी बोलिए। तो ये 10 ऊपर पहुंचेगा, -4 हो जाएगा, नहीं होने का। इस चीज को चलो यहां ला करके आप यहां कर लीजिए, 4 हो गया। अब आर की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 144 इंटू 10 टू द पावर -4।
बाहर आएगा 12 का स्क्वायर बेटे 144 12 का होता है इंटू 10⁻², किस में आया मीटर में, तो r इज इक्वल टू 0.12 मीटर कह दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, ये भी सही है, यहीं छोड़ दें, ये भी ठीक है, यहां छोड़ेंगे, ये भी ठीक है। समझ में आई ये बात। आगे देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। बेटे दो स्फीयर आपके पास है, एक ये रहा और एक ये रहा, सेपरेशन बीच का दे दिया, कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले का चार्ज प्लस Q1 और दूसरे का चार्ज माइनस Q2, पहले का चार्ज प्लस Q1 और दूसरे का चार्ज माइनस Q2। भैया ये इस पे फोर्स लगाएगा, इससे फर्स्ट चार्ज मान लीजिए, इससे सेकंड मान लीजिए, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है F12 इज इक्वल टू माइनस के F21, ये भी पहले बताया, अभी बताया, इस लेक्चर में बताया है। तो क्या होता है आपको यहां से एक, जब मैंने आपको लिमिटेशन जब कंपेरिजन कराई थी लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 4 में, तो वहां पर आपको बताया गया था कि कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, बोथ चार्ज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ईच अदर। दोनों जो फोर चार्ज है वो एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स ऑन कौन से बेटे, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। बेटे दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने वाले हैं, बट क्या है डायरेक्शन अपोजिट। देखिए जो फोर्स पहला दूसरे पर लगाएगा वही दूसरा पहले पर लगाएगा, ये वाली बात यहां से, इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही कंडीशन, बोथ चार्ज अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ईच अदर, एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर उतना ही होने वाला है, बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आया बच्चों? नोट कीजिए फटाफट, इतने नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q, आपके पास दो आयन है और दोनों के पास चार्ज कितना है Q, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D, और दोनों D डिस्टेंस पर रखे हैं। क्वेश्चन समझिए, सॉल्यूशन। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन नीट 2010 में आया हुआ है। क्लियर, देखिए बेटे क्या कर रहे हैं, टू पॉजिटिव आयंस ईच ऑफ कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D। आपके पास दो चार्ज हैं, पहला और दूसरा, दोनों कितने हैं बेटा Q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह दिया। अब उसके बाद क्या कहते हैं, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, दोनों चार्ज, ये भी बेटे कैसा है पॉजिटिव है Q1, और ये भी कैसा है बच्चा पॉजिटिव है Q2, सेपरेशन कितना है बीच का D। क्या कहते हैं, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यार सेम नेचर के रिपल्शन लगेगा, नॉर्मल सी बात है, कह भी दिया उन्होंने। रिपल्शन बिटवीन द आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, यार देखो पॉजिटिव है तो नॉर्मल सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को होते हैं। अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी मतलब गायब, कम हो गए, डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो जो कम हुई वही तो मिस होंगे।
जो कम इलेक्ट्रॉन हुए वही तो मिस होंगे। भाई मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इस पर क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितनी डिफिशियंसी होगी वही तो मिस हुए होंगे, कम हुए होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पर डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। जब दोनों के चार्ज सेम है तो दोनों पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगी। भाई मान लीजिए एक पर पॉजिटिव 2 है कूलाम का, दूसरे पर भी पॉजिटिव 2 है, तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इस पर 10 इलेक्ट्रॉन मिस हो गए तो इस पर तो 10 इलेक्ट्रॉन मिस हो गए होंगे। भाई इस पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है क्योंकि इसका चार्ज 2 है, तो अगले 2 प्लस के माइक्रो 2 कूलाम के चार्ज पर, पॉजिटिव 2 कूलाम के चार्ज पर भी तो 10 इलेक्ट्रॉन मिस होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वही इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। ये वाली बात समझ में आई आपको? तो कुछ नहीं करना यार, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिएगा। बहुत हलवा क्वेश्चन आ गया, ये गिफ्टेड क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। बार बार नहीं लिख रहे यार हम की यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? 4 ऑप्शन देख रहे दे रखे हैं, तो देखते हैं कौन सा सही बैठता है। अब देखिए Fe की वैल्यू, फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स रिपल्सन का दे रखा है F। इफ द F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसको ऐसी रहने दीजिए क्योंकि बेटे यहां वैल्यू नहीं रखेंगे आप। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जो ऑप्शन है सब में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मतलब आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही लाना है। भैया इसका चार्ज भी Q और इसका चार्ज भी Q और बीच की डिस्टेंस d²। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिसिंग इलेक्ट्रॉन। मिसिंग ऑफ ईच आयन विल बी, सॉरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, मतलब हर एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिस है, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है तो दोनों पर सेम इलेक्ट्रॉन ही मिसिंग होंगे। क्लियर? तो बच्चा ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन d²। आपको याद होगा यार मैंने आपको क्या बताया था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां दोनों पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होने वाला है बच्चों, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने डिफिशियंसी होगी उतने इलेक्ट्रॉन मिस हो जाएंगे। तो अगर मैं Q की वैल्यू ले लूं तो ऐसे Ne ले सकता हूं। मन में कोई डाउट? यार पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल, देखिए ना तो पॉजिटिव साइन लेना आपको ना नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल रिप्रेजेंट करते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां देखो बेटे Q² की वैल्यू अगर आप निकालें तो FD² इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलिए यार क्या करा, d² को, d² और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसे अगर लाए आप तो इसकी वैल्यू हो गई बच्चों F 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD²। किसमें बेटा, अंडर रूट में। इसका मतलब Ne 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD²। यार n 1/e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD²। अब देखो बेटे रूट जो e जो है वो 2 ऑप्शन में है, तो ना तो ये ऑप्शन होने वाला है ना ये, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए। अब देखिए तो e जो है वो रूट के अंदर है, यहां बेटे रूट ही नहीं है तो ये भी नहीं होने वाला। इसका मतलब अगर e को मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो आपको पता होगा कि कोई भी नंबर, कोई भी क्वांटिटी अगर रूट के अंदर जाएगी तो वो सिंगल की स्क्वायर हो जाती है, और अगर सिंगल है अंदर स्क्वायर है तो बाहर आके सिंगल रह जाती है। भाई अगर आपको कहीं a लिखा है तो इसे आप √a² लिख सकते हो, और कहीं √a² लिखा है तो आप इसे a लिख सकते हैं। तो भैया e था, इसे रूट बनाने के लिए a² बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। समझ में आया आप लोगों को? नीट 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं फिर हम। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two identical same conducting sphere having unequal positive charge Q1 and Q2 are separated by a distance r। आपके पास आइडेंटिकल सेम कंडक्टिंग स्फीयर है दो, जिन पर अनइक्वल चार्ज है, एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है। क्लियर? इससे पहले क्वेश्चन में सेम चार्ज आया था। अब देखिए क्या कहते हैं, दे आर नाउ मेड टू टच ईच अदर। दोनों को हमने क्या करा, एक दूसरे से टच कर दिया।
मिला दिया, टच कर दिया, कॉन्टेक्ट में ले आया बिल्कुल, टू द सेम डिस्टेंस अदर एंड सेपरेटेड टू अगेन द सेम डिस्टेंस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन दिस केस विल बी लेस देन बिफोर, पहले से कम हो जाएगा फोर्स, सेम एज बिफोर उतना ही रहेगा, मोर देन बिफोर बढ़ जाएगा फोर्स, बड़ा हो जाएगा, जीरो, मतलब क्या फोर्स के जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज है, समझिए बेटे, अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। सॉरी बेटा यार ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा इंक ज्यादा हो गया यार इसमें, कोई नहीं हो जाता है। आपके पास दो अनइक्वल चार्ज है, पहला चार्ज मान लीजिए Q1, पहला चार्ज मान लीजिए आप कितना है बच्चों Q1, और दूसरा चार्ज आपके पास है Q2, सेपरेशन कितना है इनका R। तो दो केस बन गए यहां, ये केस नंबर फर्स्ट। तो फोर्स F1 मान लेकर फर्स्ट केस में इसको, बेटे रूल किसका यूज होने वाला है, चार्ज के बीच में फोर्स किससे निकलता है, कूलम्ब लॉ से। तो यूज क्या होने वाला है, कूलम्ब लॉ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करा इन्होंने, अब इन्होंने क्या कहा है, केस नंबर सेकंड में बोथ चार्ज टच ईच अदर। तो यार आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए जब दो चार्ज आपस में टच होंगे, दो कंडक्टिंग स्फीयर आपस में, कंडक्टिंग का मतलब इसमें चार्ज का मूवमेंट हो रहा हो, चार्ज इसमें मूव कर रहा हो, तो जब दो चार्ज आपस में टच होंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक से दूसरे की तरफ होगा। और यह कंसीडर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर एक से दूसरी तरफ होता है तो दोनों स्फीयर पर या दोनों बॉडी पर सेम चार्ज जनरेट हो जाता है। कब तक होता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब होता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, वो अगले लेक्चर्स में आपको समझाया जाएगा। अभी आपको केवल यह ध्यान रखना है कि जब दो चार्ज को आपने आपस में क्या कर दिया, टच कर दिया, दो बॉडी को टच कर दिया, तो दोनों पर जो चार्ज हो जाएगा वो एवरेज चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा दोनों का, एवरेज। व्हेन बोथ चार्ज टच ईच अदर देन चार्ज ऑन बोथ बॉडी इज एवरेज चार्ज। तो पहले का जितना उतना दूसरे का, एवरेज का मतलब दोनों का जितने चार्ज है उन सबका सम अपॉन नंबर। बोली क्लियर हुआ भाई, पहले पे चार्ज Q1 था, दूसरे पर Q2 था। मान लीजिए दोनों को आपने बॉडी को टच में रखा, ऐसे रख दिया, तो कुछ चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, तो क्या हो गया, इस पे चार्ज अब Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज अब Q2 डैश हो गया। कितना हो गया, जो टोटल चार्ज था उसका एवरेज आ गया। When both charge touch each other, then charge on both body is average charge. Both bodies, then charge on both body is equal to average charge. क्लियर। तो एवरेज का मतलब दोनों का सम कर दिया, अपॉन नंबर कर दिया। अब क्या कहा क्वेश्चन में, एंड द सेपरेशन अगेन टू द सेम डिस्टेंस, सेपरेशन अब भी उतना ही है जितना पहले था, ये Q1 डैश और ये Q2 डैश, सेपरेशन बेटा अब भी आ रही है। तो न्यू फोर्स इसे F2 मान ले, कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। क्लियर हुआ, देखिए F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना Q1 प्लस Q2 का अपॉन 2, जल्दी बोलो बच्चों, और बेटे इसका भी Q1 प्लस Q2 का अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर। तो F2 कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
इक्वेशन नंबर 2, जब भी आपको पता लगाना हो कि फोर्स इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम हुआ, मतलब कंपैरिजन करनी हो, कंपेयर करनी हो दो फोर्स की, किन्हीं दो क्वांटिटी की अगर कंपेयर करनी हो तो दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ये वाली बात आपको रिमेंबर रखनी है। अगर दो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को, बॉडी को आप आपस में टच करेंगे तो दोनों पर जो चार्ज हो जाएगा टच करने के बाद वो इक्वल हो जाएगा, और वो इक्वल चार्ज दोनों बॉडी के इनिशियल चार्ज के एवरेज के इक्वल होगा। when both charge touch each other then the charge on body is equal to the average of initial charge। ऐसे लिख लो इसे, average of initial charge। क्लियर? इसे इरेज कर दे बच्चों। चलिए इसे इरेज कर देते हैं इस वाले को केवल। ये तो बेटे ऑप्शन है, बाद में करेंगे सबसे पहले, पता चलेगा यार कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तभी तो करोगे। चलिए क्या देखिए, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड करोगे तो F2 अपॉन F1, LHS को LHS से और RHS को RHS से, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ऐसे कुछ फायदा लगा। डिवाइड मत करो यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन कट नहीं रही। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, परेशान ना हो आप, ऐसे ही होगा। F2 अपॉन F1 इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस के Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बेटे अपॉन R स्क्वायर भी है, अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। चेक करो देखो बेटा, F2 LHS को LHS से डिवाइड कर, RHS को RHS से डिवाइड कर दिया, F2 की वैल्यू ये रही और F1 की वैल्यू ये रही। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या आया F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू, देखिए क्या ध्यान से, Q1 प्लस के Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर 3 गिर दीजिए। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यार हमें क्या बताना है कि फोर्स लेस रहा, सेम रहा या मोर रहा, तो उसके लिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि यार ये वैल्यू एक से बड़ी है एक से छोटी है। देख लीजिए, समझते हैं, समझो बच्चों। वी नो दैट, आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, पढ़ा होगा, होता है यार ये, इसको स्क्वायर ओपन करके देखो तो सेम यही आएगा। चलिए तो इसे बेटे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह Q1 रख दिया और b की जगह Q2 रख दिया। मन में कोई डाउट? अब समझो बच्चों, ध्यान रखेंगे, लेस देन नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे आ जाइए बच्चों, देखो Q1 प्लस Q2 का जो होल स्क्वायर है वो 4Q1 Q2 में कुछ जुड़ के आ रहा है, और जुड़ के आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ये और ये ऐड होने के बाद Q1 प्लस Q2 के इक्वल आ रहा। अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूं, अगर मैं इस वैल्यू को हटा दूं तो आप क्या कह सकते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4Q1 Q2। जल्दी बोलो बेटे, आराम से समझो बात को, आराम से समझिए, जल्दी किसी बात की नहीं है। 4Q1 Q2 समझिए, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, फॉर्मूले से आ गया ये। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये जो स्क्वायर है बेटे, किसी भी चीज का स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये इसके 4Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 के इक्वल कब है, जब उसमें कुछ ऐड हो रहा है। ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, कंफर्म हुआ। अब इसका मतलब 4Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के इक्वल कब है, इक्वल तब है जब इसमें Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है।
अगर Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर ऐड ना हो तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 4Q1 Q2 से, या ऐसा कह लीजिए जो ऐड हो रहा है अगर वो हट गया, जो जुड़ रहा था अगर उसे हटा दिया जाए तो वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो कौन छोटा हो गया, 4Q1 Q2। 4Q1 Q2 इक्वल कब है, जब जुड़ रहा है ये जुड़ना बंद हो जाएगा, खत्म हो गया जुड़ना, तो बेटे छोटा हो जाएगा किससे, इससे। आया समझ में, नहीं आया? आ जाइए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर Q1 Q2। यार इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि Q1 Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, खत्म, सवाल ही खत्म हो गया यार अब तो। इसे ऐसे लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए आशीष जी। आशीष सर ऐसा नहीं होने वाला है यार, बच्चों करता हूं यार। इस ग्रेटर 1, भैया इसे इधर ले आए, इसे इंटू 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 से देखो, ये किसके इक्वल है, F2 अपॉन F1 के। फ्रॉम सॉरी बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख दूं, F2 अपॉन F1 ग्रेटर 1। इसका मतलब F2 ग्रेटर F1। इसका मतलब F2 क्या था, केस सेकंड का फोर्स। F1 क्या था, केस फर्स्ट का फोर्स। भैया ये केस सेकंड का फोर्स था और ये केस फर्स्ट का, ये केस सेकंड का फोर्स था और ये केस फर्स्ट का फोर्स था। इसका मतलब केस सेकंड वाला फोर्स बढ़ा और केस फर्स्ट वाला फोर्स घटा, छोटा रहा। वो घटा नहीं बेटे, वो छोटा हो मतलब छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन बिफोर, टच करने से पहले का जो फोर्स है उससे टच करने के बाद उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। आया समझ में आपको, नहीं आया बेटे? यही तो हुआ कि बाद का फोर्स बढ़ गया पहले वाले से, बाद वाला फोर्स इंक्रीज हो गया पहले वाले से, तो इसका मतलब मोर देन बिफोर, पहले से बढ़ जाएगा। डाउट कुछ समझ में आया बच्चों? इस कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। इस वाले को एक बार और देख लीजिए बेटे, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2 है। 4Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के तब इक्वल है जब उसमें Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर ये जुड़ना बंद हो जाए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जुड़ना, देखिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। अगर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 4Q1 Q2 में जुड़ना बंद हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू पूरी घट जाएगी। इसका मतलब 4Q1 Q2 छोटा है किससे, इससे। भाई 4Q1 Q2 कब इक्वल है, Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर के, जब इसमें जुड़ना। अगर ये जुड़े ना तो इसका मतलब ये वैल्यू 4Q1 Q2 Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर से छोटी है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, जल्दी नोट कीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 2 पॉइंट, हाँ बेटे ये नीट 2019 में आया हुआ है। क्या कह रहे हैं देखिए, 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है ए और बी, कोई पॉइंट चार्ज है ए और बी जिनके पास चार्ज कितने हैं, एक पे प्लस क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, मतलब किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं वो। फिर क्या कहते हैं आपसे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम एफ, इनके बीच में जो फोर्स है वो एफ है। इफ 25% चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर टू बी, ए का 25% बी पे ट्रांसफर कर दिया, तो देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, अब इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए भैया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक चार्ज आपके पास ये रहा ए और एक चार्ज ये रहा आपके पास बी, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस क्यू और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस क्यू। तो यही तो कहा है, दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, पहले पे चार्ज प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। इनके जो बीच का सेपरेशन कंसिडर कर दिया मैंने, कितना है आर। हमने इनके बीच के सेपरेशन को कंसिडर कर लिया कि कितना है बेटा, लेट आर है। तो फोर्स डायरेक्ट निकाल दो यार, बार बार नहीं बताऊंगा, कूलम्ब लॉ लगाना है, पता ही है आपको तो कूलम्ब लॉ लगाना है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर Fe। इसका मतलब Fe कितना हो गया? Fe का मतलब क्या है बच्चा? शुरू में तो फोर्स F है, देखिए इनिशियल फोर्स कितना है, F है या नहीं है? बोलिए। इज इक्वल टू 1/4πε0। बेटे पहले की वैल्यू भी Q, दूसरे की भी Q, तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if 25% charge of A transferred to B, charge transferred of A कितना, मान लो डेल Q हुआ, बेटे Q का कितने परसेंट? 25%, यही तो कहा क्वेश्चन में। इफ 25% चार्ज ऑफ A ट्रांसफर्ड टू B, ए का 25% चार्ज ट्रांसफर हो गया बी पे, वो बाद में देखेंगे। भाई एक चार्ज आपके पास ये रहा ए, एक ए था और एक बी था। इस पे इनिशियल चार्ज कितना है क्यू, और इस पर कितना है माइनस क्यू, इस पर प्लस का क्यू। ये ए है और ये बी है। ये कंडीशन कौन सी चल रही है? ये चल रही है इनिशियल, और यहां आ जाएगी फाइनल। अब इसने क्या करा, 25% क्यू का 25% ट्रांसफर कर दिया इधर। थोड़ा राइटिंग का इश्यू बार बार क्रिएट हो रहा है यार। तो बच्चे समझो, कितना मान लिया आपने इसे, डेल क्यू। डेल क्यू तो माना है भैया, इससे डेल क्यू इधर चला गया, तो अब न्यू चार्ज, फाइनली न्यू चार्ज कितना बचा, इस पे आ गया, क्यू से डेल क्यू घट गया। जल्दी बोलो भाई, इस वाले चार्ज पॉइंट चार्ज ए से डेल क्यू चार्ज 25% ट्रांसफर कर दिया हमने। क्यू का जो ए पे चार्ज था उसके 25% को डेल क्यू मान लिया, डेल्टा क्यू मान लिया। तो पहले इस पे चार्ज क्यू था, अब इस पे डेल्टा क्यू से चला गया, तो इसका मतलब कम हो गया यार। इस पे आ गया तो इसका मतलब इस पे इतना ही इंक्रीज हो गया। आया समझ में? नहीं आया? जल्दी बोलिए। तो बेटे पहले तो 25% निकाल लें। क्यू का 25% मतलब 100 यार, कितने टाइम्स गया? 4 टाइम्स। तो Q अपॉन 4 न्यू चार्ज ऑन नंबर फर्स्ट ए। भैया इसको Q 1 डैश मान लो। जल्दी बोलिए कितना? भैया Q तो पहले से था, इतना डेल Q चला गया, यही तो बताया भाई। ए से 25% गया, ए के चार्ज का 25% ट्रांसफर हो गया बी पे, तो ए से गया बी पे पहुंचा। ए ने क्या कर दिया, ए ने अपने चार्ज को डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया, और बी ने क्या कर दिया, उसी चार्ज को रिसीव कर लिया। तो जो डोनेट करेगा उसका चार्ज कम हो जाएगा, और जो रिसीव करेगा उसका चार्ज बढ़ जाएगा। जितना इसने डोनेट करा उतना ही उसने रिसीव करा, तो जितना इसका डिक्रीज हुआ उतना उसका इंक्रीज हो गया। क्यों बेटे, समझ में आई ये बात? Q माइनस डेल क्यू, डेल क्यू कितना बेटे, Q अपॉन 4। यार कितना हो गया? मेरे अकॉर्डिंग 3Q अपॉन 4। कैलकुलेशन आप कर सकते हो यार, बच्चे थोड़ी हो आप, बड़े हो गए सर हम तो। हाँ, न्यू चार्ज ऑन B। भैया Q 2 डैश या A मान लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। भैया उसके पास माइनस Q था, डेल Q और आ गया। जितना इसने डोनेट करा उतना उसने रिसीव कर लिया। अब भैया समझो, माइनस Q, इसकी वैल्यू बेटा फिर अब Q अपॉन 4, एलसीएम लो तो कितना हो गया, -3Q अपॉन 4। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? न्यू फोर्स Fe, F2 मान लो 1/4πε0। क्या भैया, अब तो Q1 डैश और Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्या कहा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F if 25% चार्ज ऑफ A ट्रांसफर टू B देन द फोर्स बिटवीन चार्ज बिकम्स। सेपरेशन में कोई चेंज नहीं करा, वही रखे, यही रखे, जहां पहले रखे तो वही रखे। भाई इसका 25% लिख के इधर ले आया। आया समझ में? तो सेपरेशन तो वही रहा जो पहले था। आ जाइए F2
भैया देखो फटाफट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसे आप न्यू मान लो यार, 2 बच छोड़ो, चलो न्यू न्यू। भैया इसकी वैल्यू 3 क्यू अपॉन 4, चेक करो Q1 डैश। माइनस का मतलब क्या है, ट्रैक्शन देखिए अपोजिट नेचर के चार्ज है तो ट्रैक्शन लगेगा। फोर्स के फार्मूले में वैल्यू ऑफ चार्ज विदाउट साइन रखते हैं। ये कितना हो गया 3Q अपॉन 4 अपॉन R स्क्वायर। बच्चा समझ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 3 9, 4 4 16, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यार 9 अपॉन 16 को बाहर ले आओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। भाई 9 अपॉन 16 को बाहर ले आया, बचाइए। यार ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन नंबर 1 से चेक करो F की है या नहीं है, यस नो, इनिशियल फोर्स की है या नहीं है, चेक कीजिए। ये वैल्यू इनिशियल फोर्स की आ गई, इक्वेशन नंबर 1 से नहीं आई। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, F की है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में आप लोगों को, नहीं आया? जल्दी नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है एससी वर्मा सर की बुक का। देखिए, चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट व्हेन दीज 2 आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, सम सेपरेशन, द Fe बिटवीन द मैक्सिमम। क्या है बेटे Fe बिटवीन द मैक्सिमम? जब Fe मैक्सिमम होगा तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन बेटे 2021 में मेंस में आया जेई के, और 2023 में भी जेई के मेंस में आया हुआ है। और 21 के 2 शिफ्टों में एग्जाम होते हैं ना बेटे, अब आईआईटी मेंस वाले, तो दोनों शिफ्टिंग के एग्जाम में आया हुआ है इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आपको भी लिखा दूंगा, पर अभी आप इस कंसेप्ट को समझिए और उन क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखेंगे, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो इस कंसेप्ट को समझिए। इस कंसेप्ट पर बेटे क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में भी और 2023 में भी आईआईटी जेईई मेंस में। देखिए, ए चार्ज Q, तो आपके पास एक चार्ज है Q डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सम दैट व्हेन दीज 2 आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, सम सेपरेशन। भैया मान लिया इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट कर दिया x, तो दूसरा कितना हो गया Q माइनस एक्स। अब इन दोनों को मैंने थोड़े सेपरेशन पर रख दिया, एक x ये रहा इधर और एक Q माइनस एक्स ये रहा। मान लो इनका सेपरेशन कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, ये बेटे Q माइनस एक्स है और मान लो इनका सेपरेशन कितना है R। तो फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, जितना पहला दूसरे पे लगाएगा उतना दूसरे पहले पे लगाएगा, इक्वल लगते हैं यार। तो कई बार बता दिया, बार बार नहीं बता रही इस चीज को। कितना F इजिकल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fe मान लो फोर्स F है तो K की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो, पहले की वैल्यू x और दूसरे की Q माइनस एक्स अपॉन R स्क्वायर। क्या कहा क्वेश्चन में कि F को मैक्सिमम होना है। F कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब समझो बेटे एक कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट समझिए, इफ पाई इज डिपेंड अपॉन द x फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बाई इज डिपेंड अपॉन x एंड x इज वेरिएबल। x कैसा हो, वेरिएबल हो। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। समझिए x यहां कैसा बेटे x, भाई हमें क्या पता कितने पार्ट में तक किस हिसाब से डिवाइड करना है। Q डिवाइड इन 2 पार्ट, भाई हो सकता है x की वैल्यू 10 हो, x की वैल्यू 5 हो, हम वैल्यू को नहीं पता अभी तो इसका मतलब f डिपेंड कर रहा है x पे। भैया
समझिए मेरी बात आराम से, दोबारा समझ लीजिए एक बार आराम से। एफ के फॉर्मूले में एक्स है तो एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कंफर्म हो गया। दूसरी बात, यहां क्यू क्वेश्चन में दे रखा है तो क्यू तो कांस्टेंट हो गया। और बेटे जो पता नहीं है, एक्स की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो एक्स वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डिपेंड अपॉन एक्स एंड एक्स इज वेरिएबल। जल्दी बोलिए। तो नाउ फॉर एफ मैक्सिमम df अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यार ये कैलकुलस आ गया, ये कैलकुलस आ गया। और ये जो मैथ वाले बच्चे उन्हें तो पता होगा, पर जो बायो वाले बच्चे बेटे वो थोड़ा सा इस बात को देख लेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैलकुलस होता है d अपॉन डी एक्स, एफ की वैल्यू। जब हम 11th क्लास के आपको कैलकुलस और इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बताएंगे तो वहां इसको बता देंगे। अभी 11th क्लास के लेक्चर हमने अपलोड नहीं किए हैं, ना ही अभी बनाए हैं। अभी हम पहले 12th के बना रहे हैं, उसके बाद 11th के बनाएंगे, तब आपको बताया जाएगा। तो अभी तो आप बेटे से कहीं से देख लें, ठीक है। एफ की वैल्यू के एक्स क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार देखो, जिनके पास x है, जिनके पास, देखिए इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटे जिनके पास x है, केवल डिफरेंशिएशन उनका ही होगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। देखो एक तो यहां x है और एक बच्चा यहां x है, बाकी सब बाहर। d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बच्चों एक बात समझो, ये पूरा का पूरा इधर पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। भैया आर स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा 0, के नीचे पहुंचेगा 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटे q ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका बेटे 2x होता है, इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू q और x इज इक्वल टू बेटे q अपॉन 2। आ गया समझ में? तो दोनों पार्ट, पहला पार्ट भी q अपॉन 2, दूसरा पार्ट बेटे q माइनस q अपॉन 2, इसका मतलब ये भी q अपॉन 2। तो अगर कोई चार्ज आपको दे रखा है और उसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई चार्ज दे रखा है और उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाए, तो उनके मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों चार्ज का डिवाइडेशन हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन 2021 में भी आया है और 2023 में भी जेईई मेंस में आया हुआ है। नोट कीजिए फटाफट कि अगर कोई चार्ज दिया हुआ है और उसे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उनके बीच में फोर्स की मैक्सिमम कंडीशन कब होगी, मतलब मैक्सिमम कंडीशन के लिए, फोर्स की मैक्सिमम कंडीशन के लिए उन दोनों चार्ज को किस टाइप से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दोनों को हाफ हाफ कर देंगे। इससे ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट, जल्दी आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये जो 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 के हैं। ये 2023 में आया, मैंने आपको बताया था, और ये भी 2021 और 23 में आया हुआ है जेईई मेंस के। 10 माइक्रोकूलम चार्ज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड प्लेस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो आपको रिपल्सिव फोर्स बताना है मैक्सिमम कब होगा। उस क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो डिवाइडेड पार्ट होते हैं वो हाफ हाफ हो जाते हैं। अगर चार्ज q है तो कितना हो जाएगा, q अपॉन 2 q अपॉन 2 q अपॉन 2 q अपॉन 2। तो यहां कितना है चार्ज बेटे, 10 कूलम, तो 10 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया, 5। क्लियर है? इसी टाइप से एक क्वेश्चन ही आया, ए सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स q एंड q माइनस q, how should the charges q and capital Q and small q be divided so that q and q minus q placed at certain distance apart experience maximum force। ये क्वेश्चन बेटे आप अपने आप कराएंगे, अपने आप करेंगे
और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता देंगे। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। और इसके साथ आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पार्टिकल ऑफ मास दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो कंसेप्ट है, ये दोनों क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी बात है, हाफ हो जाएगा। यहां आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा होगा। ये 2021 और 2023 में आया है जेईई मेंस में, और ये 2023 में आया है जेईई मेंस में। आ जाइए, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1। आपके पास एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है m है, और चार्ज कितना है q1, इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज। ये जो चार्ज q1 है वो रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स चार्ज, जिसका चार्ज कितना है q2, इन ए सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन समझिए क्या है बेटे। अगर क्वेश्चन को समझ में आ जाए तो फिर करने में मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट आपके क्लियर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए क्या कहा है, एक आपके पास Q2 चार्ज है और इसके अराउंड कोई Q1 चार्ज मूव कर रहा है। थोड़ा बड़ा बना ले, चलिए इधर देखिए, एक Q2 चार्ज है और इसके अराउंड कोई Q1 चार्ज मूव कर रहा है। ये यहां सेंटर पर रखा है। क्या कहा क्वेश्चन में, ए पार्टिकल ऑफ मास m, और इसका मास कितना है, इसका मास m है। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज माइनस q2। ये जो चार्ज q1 है जिसका मास m है, रिवॉल्व कर रहा है किसी फिक्स चार्ज q2 के अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है r। कैलकुलेट द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब बच्चों जानते हैं बेटे, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम स्पेंड इन वन रिवोल्यूशन। टाइम स्पेंड, इसका मतलब टाइम स्पेंड इन वन एक राउंड लगाने में जितना समय लगेगा, या टाइम टेकन कह दो यार, टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन। ठीक, अब समझिए, आपको 11th क्लास में सर्कुलर पाथ टॉपिक याद होगा, तो वहां पे आपको बताया क्या जाता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहां से मिलता है, उस टाइम उस पर वर्किंग करने वाले कुल नेट फोर्स से। आइए, ये इसके अराउंड मूव कर रहा है, Q1 इसके अराउंड मूव कर रहा है, कौन से पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो Q1 को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलने वाला है, इन दोनों के बीच वर्क करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से। तो क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर चार्ज Q1 इज इक्वल टू, बेटे दोनों के चार्ज अपोजिट है, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जल्दी बोलिए बेटे, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है भाई। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। वही अट्रैक्शन फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स क्या देगा, वही तो बेटे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सेंट्रीपिटल फोर्स याद होगा mv²/r होता है, और ये बेटे कितना याद होगा 1/4πε0, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट और बीच की डिस्टेंस। बेटे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसमें नहीं आता। या सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक समझिए, एक होता है mr ω² और एक होता है mv²/r। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है बेटे एंगुलर वेलोसिटी, इसमें आता है 2π/t। तो बेटे यार ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम। आया समझ में, कौन सा यूज करेंगे, ये, इसको नहीं करने वाले। तो क्या हुआ, mr ω² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस r को इधर भेज दिया जाए, जल्दी बोलिए, r को इधर भेज दिया जाए, मन में कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बोलो भैया, क्लियर है।
तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब। भैया ओमेगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब। इसकी जो मिटा दो बेटे थे सर, सॉरी बेटा, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एम आर क्यूब। बेटे अगर मैं इसे ऐसे निकाल दूं T अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 Q2 का अंडर रूट। अगर मैं T की वैल्यू निकालूं, ये 2 पाई इधर पहुंच जाएगा, जल्दी बोलिए कितना हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन Q1 इंटू Q2। जल्दी बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया, मन में कोई डाउट, क्लियर है? कुछ गड़बड़ हो गई क्या ब्रो? आंसर ठीक नहीं आ रहा यार। एम आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। बेटा ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, सही है। अब देखिए बेटे आज के लेक्चर में इतना ही। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है, बहुत सारे पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो उस पर सिस्टम ऑफ चार्ज के रीजन से किसी एक टेस्ट चार्ज पर लगने वाला या किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम आपको बेटे उसमें फिर कराएंगे आपको यही कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल। तो कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल का एक लेक्चर और होने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर जो 6 आएगा, उसमें भी आपको कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। आपके जो न्यूमेरिकल होंगे बेटे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम, और बेटे जो ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, उसके एंड्स पर जब चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज किसी एक एंड्स पर लगने वाले चार्ज पर जो फोर्स होता है वो किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। तो भी बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत मजा आने वाला है। तो नोट कीजिए, और बेटे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको अगर आपको सोल्व हो जाए तो वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है बेटे। और अपने नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिएगा। ओके।